गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। स्टूडेंट्स, ए पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बगल में जो बेल आइकन उसे दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 2 है ये, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो पहले देखते हैं, समझते हैं बहुपद कहते हैं किसे हैं। तो x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे a0 a1 x a2 x स्क्वायर है ना, प्लस डॉट 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 प्लस an xn के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। समझे? इसे मान लेते हैं कि बहुपद को कैसे सूचित करते हैं हम लोग, px के रूप में मान लेते हैं। कोई भी एक बहुपद है, जैसे है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an xn। ठीक, तो इस रूप में अगर कोई भी व्यंजक लिखा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्लियर हो गया? जहां a0 a1 a2 an क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब जितना देख रहे हैं a0 a1 a2 an क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को पता ही होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर? और कहता है कि an डज नॉट इक्वल टू 0, यानी an के मान होगा जो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 0 लीजिएगा तो गुना कीजिएगा x के पावर n से, तो पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसका घात बचेगा ही कुछ नहीं, और जब घात बचेगा नहीं तो फिर बहुपद कैसे हो जाएगा ये? समझ रहे नहीं? पूरा 0 मान आएगा। इसलिए कहा कि an के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा n एक क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। n मतलब यहाँ पर घात दिया हुआ है, तो अऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? वही है कि a0 a1 a2 an को बहुपद का गुणांक कहते हैं और x के उच्चतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि px का मान दिया है 2x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इस रूप में बहुपद दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं दो क्या है? x के पावर 4 का गुणांक है, वही 3 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, 5 क्या है? x का गुणांक है। तो ये सब क्या हुआ? बहुपद का गुणांक कहलाया, यानी a0 a2 a1 a2 डॉट 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 क्या है? an, ये सब क्या है? बहुपद का गुणांक है। क्लियर? अब इसका घात देखते हैं। घात, तो घात किसे कहेंगे? तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर 2x4 में घात क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 4। 3x स्क्वायर में घात क्या होगा, तो यहाँ घात होगा 2। 5x में घात क्या होगा, तो इसका घात कितना है? 1। और फाइनली अगर घात निकालना होता है तो सबसे जो महत्तम घात रहता है बहुपद में, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे महत्तम घात इसमें क्या है? 4 दिया हुआ है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो बहुपद के घात जब भी निकालना हो तो जो भी बहुपद में ऊपर में अधिकतम घात दिया रहेगा वही बहुपद का घात कहलाता है। और गुणांक क्या होगा? तो जो भी चर से गुना हुआ रहेगा वही बहुपद का गुणांक कहलाता है। क्लियर? देखते हैं हम लोग बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मानक रूप किसे कहेंगे कि x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम में हो या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बहुपद लेते हैं, px के बराबर 5x के पावर 4 है ना, माइनस 3x के क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x और क्या लेते हैं? +1 कर देते हैं।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो घात है, घात क्या है, 4, 3, 2, नहीं कुछ तो 1, और यहाँ तो शून्य घात वाला बहुपद है। तो x के बहुपद, x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात या तो आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। यहाँ पर देखिएगा क्या है, पहले लिखा हुआ 4, इसका घात पहले देखते हैं, 3, 2, 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किस क्रम में सजा हुआ है, ये है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में होता है जो सबसे पहले बड़ा होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो ये क्या हुआ, किस रूप में सजा हुआ है, अवरोही क्रम के रूप में। तो अगर इसका घात अवरोही या फिर आरोही क्रम में सजा रहे तो उसको बोलेंगे बहुपद का मानक रूप। यही अगर आरोही सजाएंगे तो किस तरह सजाएंगे, आरोही क्रम उलट के लिखेंगे, यानी 1 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, और यहाँ जाएगा प्लस 5x 4। अगर इस रूप में भी सजा रहे तब भी इसको बोलेंगे क्या, बहुपद का मानक रूप। क्लियर हो गया ना, कुछ नहीं है बहुपद के मानक रूप, सिर्फ इसके घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे, वही बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के वर्गीकरण में पहला है एक पदी बहुपद। तो जिस बहुपद में एक ही पद रहता उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट नंबर का 3x क्या है, एक पद है ना, माइनस 3x स्क्वायर एक पद है, और क्या लेते हैं 5/2 एक्स क्यूब क्या है, एक पद है। तो जिसमें केवल एक ही पद रहे उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद। क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है ना। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या, द्विपद बहुपद। तो दो पद वाले बहुपद को ही द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे ले लेते हैं 5x प्लस 1 क्या है, दो पद है तो द्विपद बहुपद कहलाएगा। वही 3x/2 है ना प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, क्या है, दो पद है तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए x के पावर 4 और माइनस में 3x स्क्वायर कर देते हैं, क्या है, दो पद में वो बहुपद है। क्लियर हो गया ना, यानी कि प्लस माइनस से होकर के अगर दो पद बनता है तो उसको बोलेंगे क्या, द्विपदी बहुपद। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद में, तो तीन पदों वाले बहुपद को ही त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो तीन पद अब इस बार लिख देते हैं, एक्स क्यूब 2x क्यूब कर दीजिए प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x, क्या है, तीन पद में बहुपद हो गया। वही 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 क्या है, तीन पद में बहुपद है। क्लियर हो गया यहाँ तक ना। बस सिर्फ आपको गिन लेना है प्लस माइनस होते हुए, जिसे इसमें एक ही पद था, इसमें डबल पद है तो द्विपदी बहुपद, इसमें ट्रिपल पद है तो त्रिपदी बहुपद। अब देखते हैं शून्य बहुपद को। जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं px, px बराबर लेते हैं क्या, शून्य से गुना करते जाते हैं एक्स क्यूब शून्य एक्स स्क्वायर है ना प्लस 0 इंटू क्या एक्स लेते हैं प्लस 0। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 0, शून्य बहुपद। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, एक्स का गुणांक क्या है 0। यानी कि जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। और आखिर में इसका जब मान निकालिएगा तो हर हाल में सभी का मान क्या आएगा, जोड़ने के बाद 0 ही आएगा। समझ में आ गया ना। तो जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं, और इस बहुपद शून्य के रूप में ही रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब देखते हैं अचर बहुपद। तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए px के रूप में ही ले लेते हैं क्या, कुछ भी, जैसे 4 और हम यहाँ लेते हैं x के पावर 0 है ना प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 0 प्लस 7 इंटू एक्स के पावर 0। इसका कहने का मतलब हुआ कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो
यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको लगता होगा कि 3 पद है, वास्तव में एक ही पद है। क्यों? क्योंकि किसी के पावर 0, आप करने का नियम पढ़े होंगे शायद 8 क्लास में, कि अगर किसी के पावर में 0 लिखते तो उसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 4 गुना x के पावर 0 की जगह तो 1 होगा, 4 गुना 1 4, प्लस 3 गुना 1 3, प्लस 7 गुना 1 7। तो यहाँ क्या होगा? 7 3 10 4 14। ये 14 क्या है? एक वास्तविक संख्या है और एक ही पद है। 14 क्या है? एक ही पद न है। वही बोला है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया? और अगर ये भी नहीं समझ में आया तो ऐसे आप मान लीजिए, अचर मतलब होता है संख्या, चर मतलब होता है जो भी एक्स वाई जेड ऐसा लगा हुआ रहता है, एबीसीडी का कोई भी अक्षर, उसको चर बोलते हैं। और अचर जो भी अंक होता है, संख्या होता है, उसे अचर कहते हैं। तो इसमें चर नहीं रहेगा, अचर बहुपद में क्या होगा? चर नहीं रहेगा। और मान लीजिए अगर रहेगा भी तो उसका घात क्या होना चाहिए? 0। क्लियर? चर अगर दिखेगा तो उसका घात 0 होना चाहिए, अन्यथा चर नहीं रहेगा। जिससे यहाँ पे 14 में चर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, अचर बहुपद शून्य बहुपद भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुपद के कुछ और प्रकार को देखते हैं। पहला है एक घाती बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को ही क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, जैसे 3x प्लस 1, है ना, 5x प्लस 3, 4x माइनस 1। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितना भी इसमें बहुपद लिए हैं, 3 बहुपद का उदाहरण हम लोग लिए हैं, इसका घात क्या है? 1 है। x के पावर नहीं कुछ तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो जिसमें घात 1 के बराबर है उसे बोलेंगे एक घाती बहुपद। क्लियर हो गया? इसमें कुछ है ही नहीं। दूसरा नंबर, द्विघातीय बहुपद। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 5x स्क्वायर, है ना, -3, 2x स्क्वायर प्लस 3x -2। ये क्या है? 2 घात वाला बहुपद है, इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ पर एक घात है, तो एक घात यहाँ पर नहीं मानेंगे। आपको हम पहले ही बता दिए कि बहुपद के घात निकालने के लिए उस बहुपद में उपस्थित सबसे महत्तम जो घात रहता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें महत्तम घात क्या है? 2, तो इसलिए क्या होगा? द्विघाती बहुपद। ये भी द्विघाती बहुपद है। क्लियर हो गया ना? जिसमें 2 घात दिखेगा द्विघाती बहुपद, एक घात दिखेगा एक घाती बहुपद। और यह एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्लियर हो गया? तो एक घाती बहुपद बोलिए या फिर रैखिक बहुपद बोलिए, एक ही बात है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो 3 घात वाला बहुपद को ही त्रिघाती बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, 3 घात 4x³ -2x प्लस 1, सॉरी 2x स्क्वायर ले लीजिए और यहाँ 4x ले लेते हैं और -1। यहाँ पर क्या हुआ? 3 घात दिख रहा है आपको, तो त्रिघाती बहुपद है। कुछ और उदाहरण लेते हैं, 2x³ है ना, प्लस 4x माइनस 3x प्लस 1। ये क्या है? 3 घात में बहुपद है। तो बस क्लियर हो गया। एक घात वाले बहुपद को एक घाती, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, 4x4 -3x³ है ना, -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये क्या देख रहे हैं? घात कितना इसमें है? 4 है। तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम सिर्फ x के पावर 4 प्लस 1 कर दें, ये भी 4 घात वाला बहुपद है, तो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब हम लोग देखते हैं बहुपद के पद। मान लिया कि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस anxn एक बहुपद है। यहाँ पर हम लोग a0 a1x a2x स्क्वायर anxn को ही बहुपद के पद कहेंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस
1। इस प्रकार एक बहुपद का उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जितना पार्ट्स है इसको अलग अलग आप लिख दीजिए कॉमा देकर के, यह बहुपद का पद कहलाएगा। यानी कि कहे कि मतलब अगर हम लोग बहुपद का पद लिखेंगे, बहुपद का पद, तो क्या लिखेंगे 2x³ एक पद हुआ, 5x² दो पद, -3x तीन पद और ये +1 चौथा पद। यानी इसमें 4 पद टोटल है। क्लियर हो गया ना? आपको पहले ही बताए थे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। उसी प्रकार यहाँ 4 पद वाला बहुपद को चतुर्थ बहुपद आप कह सकते हैं। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, प्लस माइनस आपको यहाँ पर कॉमा में बदल देना है। जैसे 2x² क्या था प्लस में, तो प्लस में लिखे, 5x² प्लस में इसको लिख दिए, -3x माइनस में था तो माइनस में लिख दिया, +1 कर दिया, कॉमा लगा दिया, यही बहुपद का पद कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बहुपद का मान लिया कि px x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, तब px में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं और इसे pa से व्यक्त करते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए px बराबर एग्जाम्पल लेते हैं 2x² -3x +4, ठीक। और यहाँ पर बोलता है कि a रखने पर, a का मान कुछ भी आप रखिए, a के स्थान पर बाद में हम यहाँ पर मान लेते हैं सपोज डेट क्या 2, क्या मान लेते हैं 2। उसके बाद बोला है कि px में x के स्थान पर a रखने पर, यहाँ पर जो px है वो x के स्थान पर क्या रखना हमको है, a रखना है। यानी यहाँ से निकालना होगा हमको क्या pa, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a² -3a +4 और यहाँ से a का मान क्या लिए हैं 2, तो यहाँ पर आप 2 पुट कीजिए, यानी हो जाएगा p2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर -3 और a का मान क्या हुआ है 2 +4। कैलकुलेशन कितना है 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और -3 दूना 6 +4, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 4 दूनी 8 और -6 +4, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 8 4 12 में से 6 हो गया तो 6, यानी P2 का मान क्या आ गया 6। तो ये जो 6 प्राप्त हुआ किस पर 2 पर, तो यही जो 2 है वो बहुपद का मान है। क्लियर हो गया यहाँ तक? वही बोला है कि इतना के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। यानी बहुपद का मान यहाँ क्या रखे हैं 2, तो मान कितना आया कैलकुलेशन से 6, तो ये बहुपद का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हिसाब बनेगा अध्याय में। तीसरा पॉइंट इसका है बहुपद के शून्य या शून्यक। तो संख्या a बहुपद px का शून्य या शून्यक कहलाता है यदि pa बराबर 0, अर्थात यदि बहुपद px का मान x बराबर a रखने पर अगर शून्य हो जाए तो यह बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जिसे मान लेते हैं एक बहुपद दिया है x² + 7x + 12, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x का कुछ मान, x का मान लेते हैं मान कितना -3, ठीक। तो यहाँ पर -3 रखिए p के स्थान x के स्थान पर, x स्थान पर -3 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर +7 इंटू -3 और +12, तो यहाँ जाएगा 3 तिया 9 और माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 21 +12। यहाँ देखिए 9 2 11, इधर +21 और इधर -21, कट के क्या जा रहा है 0। तो वही तो बोला गया है कि अगर pa बराबर 0 आ जाता है, जैसे हम लोग p-3 लिया ना, तो p-3 पर क्या आ गया 0, तो यही जो -3 है किसका बराबर x बराबर -3 है, यही बहुपद का शून्य या फिर शून्यक है। क्लियर हो गया? यानी कि वैसा मान जिसे हम लोग x के स्थान पर रखते हैं और उस बहुपद का पूरा मान 0 के बराबर आ जाता है, तो वही जो हुआ क्या -3 जिसको हम रखे हैं, यही -3 इस बहुपद का
शून्य कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्य या शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो ज्यामितीय अर्थ समझ में करते हैं जिसमें x और y अक्ष होते हैं, उसमें ग्राफ को खींचा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बहुपद का ग्राफ खींचेंगे बारी बारी से, पहले एक घातीय बहुपद का, फिर दो घातीय बहुपद का, और फिर त्रिघातीय बहुपद का। उसको देखते हैं कि वो उसका ग्राफ किस प्रकार होता है, जो मतलब सीधा रेखा में जाता है, कर्व में जाता है, उसका कितना शून्यक प्राप्त होता है, ये सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एक घातीय बहुपद के बारे में, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं पी एक्स बराबर दिया हुआ एक बहुपद x प्लस 1 है ना, और इसी को हम लोग मान लेते हैं y के मान, यानी हो जाएगा y बराबर पी एक्स। इसको क्या किया है, मान लिए है, माना। क्लियर, और यहाँ से y बराबर पी एक्स का मान क्या माना है, x प्लस 1। क्लियर हो गया ना। क्यों माने y और x का मान, क्योंकि जब भी ग्राफ खींचते हैं तो उस पर x और y दोनों का मान लिया जाता है, इसलिए। क्लियर, अब एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें दोनों का मान लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है और यहाँ y है। अगर हम लोग x का मान 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, तो यहाँ जब 0 रखिएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। क्लियर, वही अगर यहाँ पर 1 रखते हैं, किसका मान, x का, तो y का मान क्या होगा, 1 1 2। समझ रहे, पा रहे हैं ना। और अगर हम लोग यहाँ पर इसका मान 3 रखते हैं, कितना, 3, x का मान 3 रखते हैं, 2 3 1 4, y का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 4। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस प्रकार हमको ग्राफ खींचना होगा, हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो इस प्रकार एक ग्राफ खींचेंगे, और ये जो x होता है, x अक्ष है ना, पड़ी जो रहती है क्या होती है, x अक्ष, और जो उदग रहती है वो y अक्ष। इसको y अक्ष बना लेते हैं। और इधर क्या है, 0,0 यहाँ रहेगा इसका निर्देशांक, क्योंकि यह मूल बिंदु है। क्लियर, इधर जाएंगे तो प्लस 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट जा सकते हैं। वो इधर आइएगा तो क्या, -1 -2 -3 -4। कोशिश करना है कि जो दूरी है बराबर लेंगे। हालांकि ग्राफ के पेपर पर आपको खींचना है तो उस पर एकदम गड़बड़ नहीं होगा, सही जाएगा वो। 1 2 3 4, इसी प्रकार नीचे भी आते हैं तो क्या इसमें आते हैं, माइनस में, -1 -2 -3 -4। क्लियर, अब देखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 1, x बराबर 0 तो y के मान 1, यानी बिंदु कहाँ आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। वही x बराबर 1 तो y के मान 2, x के मान 1 y के मान 2, तो कहाँ पर आएगा ये आएगा इस पॉइंट पर। ठीक, इस पॉइंट पर आएगा। वही क्या है, x बराबर 3 तो y बराबर 4, x के मान 3 और y के मान 4। जो पॉइंट आएगा करीब इसके सामने आएगा, यहाँ पर। हम तो अंदाज से बना रहे हैं, आपको ग्राफ से बनाना होगा, ग्राफ पेपर पर। अब इस तीनों पॉइंट को मिलाते हैं। मिलाने के लिए एक रेखा हम लोग लेते हैं, मान लीजिए इस रेखा को यहाँ पर लेके आते हैं। देखते हैं कहाँ से होकर जाता है। यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो कटेगा इस ओर, यहाँ से होकर जाएगा, और यहाँ जो क्रॉस किया है किस पर, -1 पर। क्लियर हो गया। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष निकला कि अगर हम लोग एक घाती बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो उसका जो रेखा जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी एक सरल रेखा के रूप में जाएगा। सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा के रूप में इसका ग्राफ खींची जाएगी। समझ रहे हैं ना।
यानी एक घात वाले बहुपद का जो ग्राफ होता है यानी ज्यामिति होता है वो एक सरल रेखा होती है, सीधी होती है, और इसका जो शून्यक होता है वो एक्स अक्ष पर कितना काटा, अगर जिसे मान लीजिए कि पी एक्स के रूप में बहुपद दिया हुआ है तो एक्स अक्ष पर किस मतलब कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो एक्स अक्ष पर केवल -1 यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी जब भी एक घातीय बहुपद को ग्राफ खींचेगा तो इसका जो रेखा जाएगा वो सरल रेखा के रूप में रहेगा, सीधी रहेगा, और उसका शून्यक जितना भी एक्स अक्ष पर काटेगा वही होगा। अगर बाई के रूप में रहता तो बाई अक्ष पर जितना काटता, ऐसे जनरली एक्स के रूप में ही बहुपद दिया रहता है, तो एक्स अक्ष पर जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। क्लियर हो गया? यहाँ एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया था तो इसका शून्यक 1 हुआ, और उस शून्यक क्या हुआ, -1। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, द्विघाती बहुपद को देखते हैं हम लोग आलेख पर। हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं क्या, द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद मान लेते हैं पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस के होर। इसको मान लेते हैं बाई के बराबर, क्या पी एक्स माना, तो यहाँ से हो जाएगा बाई बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और यहाँ से एक चार्ट बनाते हैं, इस पर एक्स और बाई का मान दर्शाएंगे। यहाँ एक्स, यहाँ पर बाई, इस पर बहुत सारा मान लेते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कटता है। देखिए अगर x के मान हम लोग -2 रखते हैं, क्या रखते हैं, -2, तो क्या हो जाएगा, -2 के स्क्वायर की जगह तो 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा, किसका मान, बाई का मान। वही अगर -1 रखते हैं, x का मान -1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और -4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -3। इस बार रख देते हैं क्या, 0, तो यहाँ पर 0 रखिएगा, 0 स्क्वायर 0 क्या आएगा, -4। उसके बाद क्या ले लेते हैं, 1 अगर लेते हैं इसका मान 1, तो 1 के स्क्वायर 1 और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -3। और क्या ले लेते, 2 ले लेते हैं, तो 2 के स्क्वायर 4 में से 4 जाएगा 0। उसके बाद लेते हैं -3, -3 की जगह था 3 3 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा। और क्या ले लेते हैं, +3 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 में से 4 गया 5 ही आएगा। अब इसका हम लोग आलेख खींच लेते हैं। क्लियर? आलेख खींच लेते हैं एक, और देखते हैं उस पर सजा करके कहाँ कहाँ जा रहा है इसका मान। आलेख खींच करके आपको मिलते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष इधर रहता है, एक्स डैश बाई और बाई डैश। क्लियर? इधर आएंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, वैसे ही नीचे आएगा तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। ऊपर जाएंगे तो +1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया? अब इसको दर्शाते हैं, x बराबर -1 तो बाई के मान, सॉरी x के मान -2, बाई के मान 0, तो -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर एक बिंदु आएगा, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद -1 -3, -1 और -3, x के मान -1 और बाई के मान -3, तो एक बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इधर
इसके सामने आएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है, x के मान 0 तो y के मान -4, तो y के मान -4, x के मान 0, तो यहाँ पर आएगा। अगला देखते हैं, x के मान क्या है, 1 है, और y के मान -3, x के मान 1, y के मान -3, तो बिंदु एक कहाँ आएगा, -3 1, करीब यहाँ एक बिंदु आएगा। उसके बाद क्या है, x के मान x के मान 2 और y के मान 0, x के मान 2, y के मान 0, एक बिंदु आएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। वही आगे है क्या, x के मान -3 और y के मान 5, x के मान -3 और y के मान 5, तो एक बिंदु आएगा कहाँ पर, y के मान 5 -3 यहाँ पर आएगा करीब। और क्या है, और है x के मान 3 तो y के मान 5, x के मान 3 तो y के मान 5, यानी एक बिंदु आएगा यहाँ करीब उसके सामने। आपको ग्राफ पेपर पर खींचना है, ग्राफ पेपर पर खींचेगा तो बिल्कुल ही सही जाएगा। अब देख रहे हैं कि बिंदु यहाँ इस तरह से है, तो इसको हम लोग सीधे रेखा से नहीं मिलाएंगे, हस्त रेखा से मिलाएंगे। क्लियर, इस तरह से कर्व के रूप में जाएगा। तो यहाँ से इसको लाते हैं, इस तरह से टेढ़ा हो जा रहा है, आपको सही से खींचना है। इस तरह से आएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर इस तरह से क्रॉस करते हुए बाहर निकलेगा, उसके बाद सामने ऊपर जाएगा ये। क्लियर, अच्छा से गया हमेशा नहीं, आपको खींचना है बढ़िया से, तरह से जाएगा। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला है कि जब भी हम लोग द्विघाती बहुपद का आलेख खींचते हैं तो उसका जो रेखा जाता है वो सीधी रेखा न जा करके वक्र के रूप में जाती है, यानी वक्रकार इसका जो ग्राफ होता है यानी ज्यामिति होता है, कैसा है, वक्राकार होता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा जाता है, सीधा नहीं जाता है। क्लियर हो गया ना, किसका, द्विघात बहुपद का ग्राफ। वही इसका शून्य की बात करें तो देखते हैं कि एक अक्ष पर कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, एक किया है -2 पर, और एक कहाँ पर किया है, +2 पर। यानी कि द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या जब निकालते हैं तो कितना आएगा, 2, है ना। यानी एक अक्ष पर जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका शून्य की संख्या भी उतना ही होता है। यहाँ से आप शून्य किसका निकाल भी सकते हैं, जिसे हम निकाल के आपको बताते हैं। यहाँ पर px बराबर हम लोग क्या माने थे, x² - 4, है ना, x² - 4। अब कुछ पल के लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्या, कुछ पल के लिए यहाँ px के मान 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² - 4 न, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए x √4, और जब 4 को बाहर निकालेंगे तो +-2 के रूप में ही निकलेगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से x का जो शून्य का आया है +2 एंड -2। तो उसी प्रकार जब ग्राफ भी हम लोग खींचे हैं तो x का मान क्या आया, -2 और +2। क्लियर हो गया ना। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, और इसका जो ग्राफ जाता है यानी ज्यामिति जब हम लोग खींचते हैं तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, यानी कर्व के रूप में रहती है, वक्राकार होती है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद का आलेख। हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद को। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, px बराबर मान के चलते हैं क्या, x³ -1, फिर वही y के मान लेते हैं क्या, px, है ना, माना, यहाँ से हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, x³ -1। अब यहाँ से एक चार्ट बनाते हैं जिस पर मान को दर्शाते हैं। यहाँ x हो जाएगा, इधर y, और मान को रख के देखते हैं, अगर -2 लेते हैं x का मान तो क्या जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, है ना,
4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 ना। -2 लीजिएगा तो -2 का होल क्यूब, सॉरी, तो आ जाएगा कितना? -8। -8 में से 1 जाएगा, और जाएगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -9। बहुत लंबा मान आ गया। वही अगर -1 लेते हैं, क्या लेते हैं? -1, तो क्या आ जाएगा इधर? -2 ना, -2 आ जाएगा। यहाँ लेते हैं क्या? 0, इसका मान आएगा क्या? -1, रखते हैं 1, कितना आ जाएगा? 1 रखिएगा तो 0, और क्या ले? अगर 2 लेते हैं तब 2 के क्यूब, और माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 7। क्लियर? और मान रख सकते हैं, इसे छोड़ देते हैं इतना ही पर। 1 2 3 4 5 मान हो गया है। 5 मान पर देखते हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ हम लोग खींच लिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0, इधर 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 एंड 9 तक चलते हैं। और इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। क्लियर? x तो x डैश, और इधर y, तो इधर क्या हो जाएगा? y डैश। ऊपर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 तक रहना देते हैं। अब बारी बारी से मान को देखते हैं रख करके। x के मान -2 और y के मान -9, -2 और -9, इधर -9 है, उधर -2 है, तो एक पॉइंट यहाँ पर करीब आएगा। दूसरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट है -1 -2, -1 -2 कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा, -1 एंड -2 करीब यहाँ पर। उसके बाद में क्या है? 0 और -1, तो y के मान -1 और 0 यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। उसके बाद क्या है? 1 तो 0, x के मान 1 है, y के मान 0 है, यानी यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। उसके बाद क्या है? 2 और 7, तो x के मान 2 है और y के मान 7 है, तो पॉइंट आएगा एक बार यहाँ पर करीब इसके सामने। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए फिर वही करेंगे, हाथों से मिलाएंगे, इस तरह से आएगा कुछ, है ना। यहाँ से इसे मुड़ा, फिर उसके बाद इधर की ओर आएगा इससे। यहाँ पर कोना पर आपको बढ़िया से इसे कर्व करना होगा, तब अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से कर्व जाएगा। तो इसका जो हम लोग ग्राफ खींचे हैं बिल्कुल ही अलग ढंग का ग्राफ है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब भी त्रिघात बहुपद का एक ग्राफ खींचते हैं तो कुछ हिस्सा बाई एक्स के इस ओर रहता है, तो कुछ हिस्सा जो है बाई एक्स का लेफ्ट साइड रहता है, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड रहता है। और इसका जो ग्राफ है वो कैसा है? वक्र के रूप में है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में है ना। दो अक्ष द्विघात बहुपद का खींचे था तो वो भी इस तरह से गया था, वक्र के रूप में, यू के आकार के शेप में। जबकि इसका जो है एक हिस्सा इधर है तो एक हिस्सा इधर है, समझ रहे हैं ना। और जहां तक इसका शून्य की बात करते हैं तो एक्स अक्ष पर कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है? केवल एक बिंदु पर, यानी कि
1 पर किया है प्रतिशत, +1 पर, इसका शून्य क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और बाकी जो इसका काल्पनिक शून्यक है वो इस पर दिखा नहीं रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको इंटर में पढ़ना है। फिलहाल में आपको इतना समझना है कि जब त्रिघातीय बहुपद का आलेख खींचते हैं तो वो भी एक कर्व के रूप में जाता है और एक अक्ष पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आ गया आलेख एक घातीय बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का और त्रिघातीय बहुपद का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में? रैखिक बहुपद के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद को मान लेते हैं px बराबर एक ax प्लस b के रूप में। क्या है? एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग px बराबर 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर ax प्लस b हो जाएगा। और इसको इधर उधर कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा ax बराबर क्या, -b, इसलिए x बराबर -b बटे a। क्लियर हो गया? x बराबर क्या है, -b बटे a। अब यहाँ से देखते हैं कि x के मान आया है -b बटे a और px बराबर हम लोग माने थे क्या, ax प्लस b, है ना। तो इसका ये क्या है, एक शून्यक है। क्या है? एक शून्यक आया है। समझे? px का जो x बराबर -b बटे a आया है, क्या आया है, शून्यक है। यानी कि कह सकते हैं कि px का शून्यक बराबर -b बटे a बराबर क्या है, माइनस के अचर पद, माइनस क्या है, अचर पद, और बटा में x का गुणांक, x का गुणांक। बात समझे? यहाँ पर जो हम लोग माने थे बहुपद, रैखिक बहुपद में ax प्लस b, तो x का जो शून्य, x का गुणांक क्या है, a है। तो a क्या है यहाँ पर, अचर पद, सॉरी b जो है अचर पद है, b क्या है, अचर पद है। जबकि a क्या है, x का गुणांक, तो वही लिखें x का गुणांक। समझ में आ गया कुछ? तो इसका शून्यक निकालने का तरीका वही है। इसके मान अगर px मान 0 करते हैं, 0 करने के बाद इधर उधर करते हैं और जो भी मान आता है x के बराबर, वही इसका शून्य कहलाता है। और शून्य किस रूप में आया, तो b जो आया है वो अचर पद है, जबकि a क्या है, x का गुणांक है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। हम लोग दूसरा पॉइंट में देखते हैं क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में मान लेते हैं कि माना कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक क्या है, तो अल्फा, और जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। क्लियर? तब ए नंबर इसका देखते हैं कि शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? इसे अल्फा और बीटा इसका शून्यक मान है, तो शून्याङ्कों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, जिसे अभी पहले निकाले थे रैखिक समीकरण में, तो उस रूप में होता है -b बटा a, और -b क्या है, यहाँ पर b क्या होगा, x का गुणांक। यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस के x का गुणांक, x का गुणांक, और बटा a क्या है, a है x² का गुणांक।
तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया? आपको याद रखना होगा कि दो घात बहुपद में शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा से सूत्र करते हैं, और इसका मान होता है माइनस बी बटे ए, और जहां माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। वही बात करें शून्यांकों का गुणनफल का, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यांक था अल्फा बीटा, तो अल्फा गुने बीटा यानी अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए, जहां सी क्या है, अचर पद, सी क्या है यहाँ पर, अचर पद है, अचर पद, और बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक क्लियर हो गया? जब भी कभी हमको बहुपद निकालना हो, खास करके द्विघात बहुपद, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, सॉरी द्विघात बहुपद अगर निकालना हो तो हमको, अगर शून्यक दिया रहे, दो को शून्यक दिया रहेगा अल्फा और बीटा, जब दो शून्यक दिया रहे और पूछे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो यही फॉर्मूला का आपको यूज करना है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो मान लेते हैं, माना कि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या है, एक त्रिघात बहुपद है ना, एक त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा कॉमा बीटा और अल्फा बीटा और गामा है। क्लियर? तब देखते हैं शून्यांकों का योगफल, है ना, शून्यांकों का योगफल। हालांकि हिंदी बार बार लिखने से फायदा नहीं, लंबा हो जाता है। शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस के बी बटे ए। अब यहां से देखिए माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा, यहाँ पर ए क्या दिख रहा है, एक्स क्यू का गुणांक, या लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। क्लियर? बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में होगा शून्यांकों का गुणनफल प्लस योगफल, यानी इस रूप में होगा, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए, जहां सी क्या देख रहे हैं, एक्स का गुणांक है, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटा ए क्या है, ए है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर हो गया? सी नंबर में आते हैं। सी नंबर में हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर, तो अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बटे ए, तो माइनस डी क्या दिख रहे हैं, अचर पद, यहाँ जाएगा अचर पद और बटा ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक,
लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम लोग के त्रिघात बहुपद निकालना हो, तो इसके लिए सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, गामा लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं इसको, अल्फा बीटा गामा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए माना कि पी एक्स बराबर एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है, जिसका शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो शून्यांकों का एक फल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे तो होता है माइनस बी बटे ए, जबकि बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ दिख रहा है, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, वही लिखे हैं। उसके बाद शून्यांकों का योगफल गुणनफल साथ में अगर निकालना हो तो अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बटे ए। सी क्या है, यहाँ से सी दिख रहा है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, वही गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा यानी माइनस डी बटे ए। तो डी क्या है, यहाँ पर अचर पद है, और ए क्या है, ए है एक्स क्यूब का गुणांक। और जब भी त्रिघात बहुपद अगर निकालना हो तो त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला यह होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा यानी अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय, या न तो एक घातीय और न ही द्विघातीय। तो आलेख हम खींच करके आपको दिखाए थे, वहां से आपको याद होगा थ्योरी में ही। तो एक घातीय बहुपद का जो आलेख होता था वो कैसा होता था, सरल रेखा होता था। तो यहाँ पर आलेख इसका देख रहे हैं, ये तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना। आलेख इसका क्या है, ए वाला रेखा है। ए वाला रेखा क्या है, एक सरल रेखा है, इसलिए किसका आलेख है, एक घातीय बहुपद का। जिसका जो पहला आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर होगा एक घातीय बहुपद। क्लियर, एक घातीय बहुपद का ये आलेख है। वही दूसरा फिगर को अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसका जो आलेख गया है ये भी एक सरल रेखा के रूप में गया है, यही तो आलेख है ऊपर वाला। तो ये भी किसका उदाहरण है, एक घातीय बहुपद का। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर में देखते हैं क्या है, एक कर्व के रूप में है। तो कर्व के रूप में किसका रहता था, कर्व के रूप में रहता था वही द्विघातीय बहुपद का है। तो ये किसका उदाहरण है, द्विघातीय बहुपद का। क्लियर, द्विघातीय बहुपद का ए भी क्या है, कर्व के रूप में है, तो ए भी क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। क्लियर हो गया। इसका 5 नंबर देखते हैं। फिगर से देख रहे हैं कि इस तरह से इसका आलेख गया है ना, इस तरह से। तो ऐसा आलेख तो देखे ही नहीं, कहाँ देखे थे। ऐसे दोनों साइड जाता था तो त्रिघातीय बहुपद का जाता था। तो हमको तो यहाँ सिर्फ निकालना है एक घातीय या द्विघातीय, और अगर एक घातीय द्विघातीय नहीं है तो हम कह सकते हैं ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय। इसका जो आंसर हो जाएगा, न तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय। क्लियर। उसी प्रकार ऐसा आलेख आप देखा है कहीं, नहीं देखा। अभी तक हम लोग क्या देखे, या तो सीधा जाता है, या फिर इस तरह जाता है, या फिर दोनों साइड इस तरह जाता था। ऐसा तो हम लोग देखे ही नहीं। तो इसमें भी यही आंसर होगा, ना तो एक घातीय और ना ही
द्विघातीय। क्लियर हो गया। 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 7 नंबर में क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद किया है, तो द्विघातीय भी नहीं है, एक घातीय भी नहीं है ना, त्रिघातीय भी नहीं दिख रहा है। त्रिघातीय के तो इस तरह से गया था लेख, इसको भी वही लिखेंगे, ना तो एक घातीय ना तो द्विघातीय है ना, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय है। क्लियर हो जाएगा। इसमें भी वही देख रहे हैं, अगर सिर्फ ऐसे रहता तब द्विघातीय रहता, ऐसा है नहीं, तो ये भी ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय है। लिख लीजिएगा ना, बहुत आसान है। 2 नंबर प्रश्न है कि नीचे के चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बहुत इजी तरीका बताए थे कि x के रूप में अगर दिया, जैसे यहाँ क्या दिया है, x के रूप में बहुपद दिया है, तो x अक्ष को जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगा शून्याङ्कों की संख्या उतना ही होगी। यहाँ पर देखते हैं x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 2 1 3 तीन जगहों पर प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत आसान है। तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसमें देखते हैं कि x अक्ष पर एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद करा तो इसका भी शून्यक 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। 5 नंबर प्रश्न में 1 और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या किया है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है और प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं कि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? एक बिंदु पर, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। इसमें कितनी बार किया है? 1 और 2। x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्य 2 हो जाएगा। इसका तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न में देखते हैं 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु एंड 4 बिंदु। एक अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसका शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। और यहाँ देखते हैं क्या x अक्ष को छुआ तक नहीं है, यानी कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, जिसका शून्य की संख्या 0 रहेगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आपका पहला जो अध्याय था ये समाप्त होता है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं इसके दूसरा पार्ट से। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।